नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नंबर वन क्लासेस, जहाँ होती है नंबर वन पढ़ाई। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 की जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। बड़ा ही छोटा चैप्टर है और ऑलरेडी हम इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं वो पहले भी पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, तो ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा नहीं। तो इंडिया का साइज लोकेशन में मेनली जो हमें चीज़ें देखनी है वो क्या देखनी है कि एक तो वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में हम देखें, पूरी दुनिया के हिसाब से देखें तो भारत दुनिया में कहाँ पे आता है, हमें ये समझना पड़ेगा ना। ये याद रखने वाली चीज़ें बता रहा हूँ जो इस चैप्टर में तुमको बाद में याद रखनी है। दूसरा, हमको ये देखना पड़ेगा कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से भारत कहाँ पे आता है, उसमें कुछ नंबर याद करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम ये देखना पड़ेगा कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ओके। और भारत कितना लंबा चौड़ा है वो सारा हम देखना पड़ेगा। कितना दुनिया का एरिया भारत में आता है, यानी पूरी दुनिया जितनी बड़ी है उसमें भारत की जो साइज़ है वो कितनी परसेंटेज है, तो वो सब दो चार फैक्ट है जो याद रखने पड़ेंगे, और ज़्यादा कुछ इस चैप्टर में है नहीं। सबसे पहले चालू करते हैं हम लोकेशन के साथ में। तो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, ये सबको पता है, बहुत बड़ा देश है हमारा भारत। आप जहाँ भी रहते हो तो आपको पता है, दूसरे भी स्टेट है, स्टेट कई दूर दूर तक फैले हुए, कश्मीर से कन्याकुमारी जाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हमको चलना पड़ेगा, ठीक है। और ये पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है? हेमिस्फीयर जो होता है ना वर्ड, हेमिस्फीयर वर्ड का मतलब होता है आधा गोला। हिंदी में इसको बोलें तो इसको बोलते हैं हम गोलार्ध। क्या बोलते हैं? गोलार्ध। किसको बोलते हैं? हेमिस्फीयर को। गोलार्ध का मतलब क्या हो गया कि आधा गोला। देखो, गो, ये हेमिस्फीयर का हिंदी लिख रहा हूं मैं, गोलार्ध। इसका मतलब होता है आधा गोला, ठीक है। आधा गोले का मतलब क्या कि हमारी धरती जो एक पूरा गोला है, हमारी धरती जो एक पूरा गोला है, ये पूरा गोला हमारी धरती है। तो अगर हम इसके बीच में एक लाइन खींच दें, बीच में एक लाइन खींच दें, तो ऊपर वाला जो गोला है, ये इस लाइन के ऊपर वाला है जो, वो आधा एक गोला हो गया। और इस लाइन के नीचे वाला जो है वो आधा एक गोला हो गया, ठीक है। तो आधे आधे, एक और दो, दो गोले होते हैं, एक गोला और दूसरा गोला। तो ऊपर जो हिस्सा है ना उसको बोलते हैं हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, है ना, नदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। और नीचे वाले को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो एन और एस लिख दिया मैंने, नॉर्थ और साउथ। ये हेमिस्फीयर के रूप में हम देखते हैं कि ऊपर वाले को नदर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, नीचे वाले को सदर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। और जो बीच में लाइन खींची इसको बोलेंगे हम 0 डिग्री, इसको हम इक्वेटर भी बोलते हैं। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं तो इसलिए मुझे समझाने की इसको जरूरत पड़ेगी नहीं। तो हमारा भारत जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में है। नदर्न हेमिस्फीयर यानी इस 0 डिग्री के ऊपर की साइड में है, ठीक है। अच्छा, तो ये बात बोल रहा है। उसके अलावा देखते हैं मित्रों कि द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लेटीट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो इसको याद कर लेना, ये याद करने वाली चीज़ है, याद करनी पड़ेगी कि भारत का जो विस्तार है ना, विस्तार अभी हम देखेंगे, नीचे आएगा, दिखाएगा लाइन खींच के, उस लाइन में दिखाऊंगा ये लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है। लेकिन तुम्हें याद रखना, लेटीट्यूड तो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक, और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक, है ना। ये याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, इसका कोई भी इलाज नहीं है। इस चीज़ को रटना बहुत काम की है ये। बहुत सारी एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, बस ये एक लाइन रट लोगे ना तो इससे एक क्वेश्चन सही होने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है ज्योग्राफी में। तो ये रट लेना आराम से, है ना। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे मैंने टेलीग्राम चैनल पर मैं क्लास 9 की भी आज सारी बुक्स डाल दूंगा, ये एनसीईआरटी की, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से भी देख सकते हो, ओके। अच्छा, इसके नीचे कुछ है, पैराग्राफ नहीं है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड द कंट्री इंटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट। तो हमने जो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर के लिए जो एक लाइन खींची थी, जिसको मैंने बोला था कि इसको इक्वेटर हम बोलते हैं लाइन को, ठीक है। क्या बोलते हैं इस लाइन को? इक्वेटर। तो इस लाइन के ऊपर और नीचे एक एक लाइन और खींची जाती है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। उनको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ऊपर वाली अगर लाइन की बात करूं तो ये मान लो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और इसके बराबर यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन खींची जाती है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ बोलते हैं इसको, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तर, क्योंकि ये इसके ऊपर में, ऊपर सारा उत्तर होता है, मैंने बताया सारा नॉर्थ होता है। तो ये जो ऊपर वाली रहेगी इसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ। और अगर मैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की बात करूँ तो वो भी 23.5 डिग्री है, लेकिन नॉर्थ नहीं है, वो साउथ है, ठीक है, ये इसके नीचे है, ओके। तो इस तरीके से हमारा जो भारत है ना वो ऐसी जगह पे है कि ये जो ऊपर वाली ये 23.5 डिग्री की जो लाल लाइन ऊपर वाली दिख रही है ना, ये ऊपर वाली लाइन हमारा भारत इस तरीके से है ना, यानी भारत के बीच में से निकलती है लाइन। कहाँ से निकलती है? बीच में से निकलती है, ठीक है। इस तरीके से हमारा भारत यहाँ पे है, ठीक है, ओके। ये बात बोल रही है और कुछ नहीं की। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना, ये भारत को, कर्क रेखा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ये भारत को दो बराबर भागों में, लगभग दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। कहाँ से निकलती है अभी देखेंगे हम। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द mainland lies the Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Island in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively। तो जो हमारा इंडिया है ना मित्रों, जो हमारा भारत है, प्यारा प्यारा भारत जो है, भारत का अगर मैं नक्शा बनाऊँ एक, तो आपको भी भारत का नक्शा एक है ना आना चाहिए थोड़ा सा, कि आप एक टेम्प्रेरी नक्शा भारत का जल्दी से बना पाओ। दिखाने के लिए ज्योग्राफी में जितना नक्शा वक्शा दिखाओगे ना उतना ज़्यादा नंबर मिल जाता है। कभी मान लो लिखना पड़े ना तो उसमें बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। ज़्यादा कोई सुंदर नक्शा बनाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे मैंने बताया, भारत को दो बराबर भागों में बांटती है ट्रॉपिक ऑफ
कैंसर, है ना, ये मान लो मैंने खींच दी, ठीक है। ओके, अब ये बोल रहा है कि ये तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई, 23.5 डिग्री की लाइन होगी जो भारत के बीच में से निकलती है। भारत के जो ईस्टर्न साइड में है ना, ईस्टर्न साइड में, ये ईस्ट साइड हो जाएगा, है ना। जब भी हम दिशा देखते हैं ना, दिशा, तो हम कैसे लिखते हैं, 2 लाइन खींचो यूं। कभी आपको दिशा का ज्ञान करना हो ना कि दिशा कौन सी है, तो एक लाइन तो यूं सीधी खींचो, एक लाइन यूं खींचो, ऊपर लिखो नॉर्थ, नीचे लिखो साउथ, इधर लिखो ईस्ट और इधर लिखो वेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से दिशा होती है। तो भारत का जो ईस्टर्न साइड है ना, यहाँ पे भारत के कुछ द्वीप है। द्वीप किसको बोलते हैं, ऐसी जमीन जो चारों तरफ से समुद्र से, यानी कि सागर से, सी से घिरी हुई हो। तो भारत का इधर एक द्वीप है जिसको हम बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, है ना। और एक इधर भी द्वीप है भारत का जिसको हम बोलते हैं, ये थोड़ा पास में, जिसको हम बोलते हैं लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। तो भारत के 2 द्वीप है, कौन से, वेस्टर्न साइड में तो लक्षद्वीप और ईस्टर्न साइड में अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार भारत की कौन सी साइड में, ईस्टर्न साइड में, और इधर कौन सा है, लक्षद्वीप, है ना। ये भारत के 2 आइलैंड भी है, ये याद रखना। भारत की जमीन में भारत तो आता जाता है, उसके साथ में समुद्र के बीच में ये जमीन है, ये भी भारत की है, जिसको हम बोलते हैं अंडमान निकोबार, जो कि ईस्टर्न साइड में, और लक्षद्वीप जो कि है वेस्टर्न साइड यानी कि पश्चिमी भाग में, ठीक है। अच्छा, साइज, भारत की साइज की बात की जाएगी। अब किसकी साइज की बात करेगी, हम भारत की पढ़ रहे हैं, भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो भारत की साइज के बारे में बात करेंगे। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये 3.28 मिलियन कितना होता है, 1 मिलियन में 10 लाख होती है। तो अगर हम 3.28 को 10 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना जो है भारत का टोटल एरिया है। आपको ये मल्टीप्लाई करके याद नहीं रखना, आपको ये याद रखना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, बस इतना याद रख लेना, इससे ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट्स अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो भाई ये जो हमारा टोटल एरिया तो है 3.28 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, लेकिन पूरे विश्व का जो एरिया है, देखो पूरा विश्व ये तो आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पे जो आप रंग बिरंगा मैप देख सक रहे हो, इसमें देख रहे हो भारत ये पीले वाला है, ये जो पीला दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये भारत है, जहाँ पे मैंने ये नीली नीली डॉट लगाई है, ये भारत है। तो देखो भारत इतना सा है, उसके अलावा देखो ये एशिया इतना बड़ा है, यूरोप इतना बड़ा है, अमेरिका वाला देखो ये ऑरेंज वाला इतना बड़ा है ना, साउथ अमेरिका इतना बड़ा है। तो आपको दिख रहा है कि ये भारत से बहुत बड़े हैं। तो भारत के अगर टोटल एरिया को हम दुनिया के सारे टोटल एरिया के रिस्पेक्ट में देखें तो भारत का टोटल एरिया दुनिया के पूरे एरिया का 2.4% ही है, 2.4% ही है, ठीक है। ये भी याद करना होगा, ये सारी चीजें याद करने वाली है, ठीक है। ओके, भारत जो है वो दुनिया का 7th लार्जेस्ट कंट्री, यानी 7वां सबसे बड़ा देश है भारत दुनिया का। तो इसका मतलब इससे पहले कोई 6 ऐसे देश भी होंगे जो इससे बड़े हैं, बिल्कुल होंगे, वो भी हम देखेंगे, वो भी सारे आएंगे। ये सारी चीज़ें इसमें फैक्ट बेस्ड चीज़ें भाई साहब, और ये याद करनी पड़ेगी, जुबान पे एकदम एकदम रटी हुई होनी चाहिए। अगर ज्योग्राफी आपके कोई भी एग्जाम के सिलेबस में है तो ये चीज़ें तो याद होनी चाहिए। यूपीएससी वाले डायरेक्टली नहीं पूछते हैं ये चीज़ें, लेकिन छोटी एग्जाम वाले सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपको सीधा सीधा उसका उत्तर देके 1 नंबर कमाने का मौका मिल जाता है। इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 kilometer and the total length of the coastline of the mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7,516.6 किलोमीटर। तो ये क्या बोल रहा है भाई साहब कि देखो, एक तो ये मैंने बताया था ये भारत है ना, मैं भारत का एक कच्चा सा नक्शा बना देता हूँ, ठीक है। ये मैंने भारत का नक्शा, ज़्यादा सुंदर होने की जरूरत नहीं है नक्शा, बस आपको समझ में आना चाहिए कि ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है। तो एक तो इंडिया, यहाँ तक तो इंडिया की जमीन है, ठीक है, यहाँ तक तो मान लो जमीन है, गुजरात के आसपास में यहाँ तक तो जमीन आती है ना। भाई हिल क्यों रहा है, रुक जा रहे, यहाँ तक जमीन आती है ना, ये मैं ऊपर जमीन ले लेता हूँ, ठीक है। और इधर जो है ना भारत के देखोगे आप तो समुद्र है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको गूगल अर्थ पे। तो जो ये जमीन वाली बाउंड्री की बात करेंगे ना, जिसके आगे समुद्र नहीं है, वो पूरी बाउंड्री को अगर हम यूं पूरी बाउंड्री को नापा हमने, ये मैं लाइन खींच रहा हूँ ना, पूरी बाउंड्री को हमने नापा और उसकी लंबाई कितनी निकली, 15,200 किलोमीटर, ठीक है। और फिर जहां पे ये समुद्र चालू हो जाता है तो वहां पे भी जमीन कहीं ना कहीं तो होगी ना, जमीन होगी, उसके आगे समुद्र चालू होगा। तो वो समुद्र के पास वाली जमीन को हमने पूरी को नापा तो उसकी लंबाई कितनी निकली, उसकी निकली 7,516 किलोमीटर। लेकिन ये 7,516 जो किलोमीटर है, 7,516 किलोमीटर है, इसमें ना सिर्फ भारत के मेन लैंड, ये जो भारत हमें नक्शा दिखता है इसको तो हम बोलते हैं भारत का मेन लैंड, यानी कि भारत की मेन भूमि। लेकिन मैंने बताया था इस साइड में भी एक आइलैंड है हमारा समुद्र में, और इस साइड भी एक आइलैंड है। तो ये 7,516 किलोमीटर में इन आइलैंड वाली जमीन की बाउंड्री को भी, लंबाई को भी शामिल किया गया है ना। तो ये 7,516 कौन सी है, ये टोटल कोस्ट लाइन की लंबाई है। कोस्ट लाइन किसको बोलते हैं, जो समुद्र के पास वाली जमीन है, समुद्र के पास वाली। अभी दिखाता हूं तुमको मैं, रुको, अभी मैं तुमको दिखाता हूं समुद्र के पास वाली जमीन। गूगल अर्थ मेरा खुला हुआ है क्या, ये देखो, समुद्र के पास वाली जमीन और मेनलैंड की जो लंबाई हो अलग अलग दी हुई, 15,200 और 7,516, याद कर लो इतनी देर। चलो याद करते हैं, 15,200, 7,516, 15,200, 7,516, 15,200, 7,516, 15,200, 7,516, 15,200, 7,516। तो देखो ये है हमारा इंडिया, ठीक है। अब इंडिया में आप देख पा रहे हो कि ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ से जो हिस्सा स्टार्ट हो रहा है, मैं एक बार इसको, ये देख रहा है आपको समुद्र दिख रहा है, नीला वाला समुद्र है, मैं इसकी एक फोटो खींच लूँ ताकि मैं आपको लाइन खींच के दिखा पाऊँ, ठीक है। ओके,
15,200, 7,516, याद कर लो भैया। 15,200, 7,516, 15,200, 7,516, 15,200, 7,516, 15,200, 7,516, 15,200, 7,516, ठीक है। तो देखो ये वाली जो बाउंड्री, भारत पूरा नहीं है, भारत यहाँ से कुछ इस तरीके से जाता है। और आप भारत का अगर मैप देखो तो भारत यूँ जाता है, यूँ जाता है, यहाँ पे यूँ यूँ फैला हुआ है भारत, ठीक है, यूँ फैला हुआ है ना, भारत का यूँ है नक्शा, यूँ है। ये जो मैंने पीली पीली लाइन खींची ना, ये वाला है, ये वाला इंडिया है। इसके बाद में दूसरे देश स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इंडिया का नक्शा हमारा, ठीक है ना, ये लो भाई, ये इंडिया का मैंने नक्शा बना दिया। ओके, तो ये जो लाइन, अरे भाई पूरी कट गई। ये जो भारत की लाइन है ना, ये जो भारत की लाइन है, अब मैं अगर दूसरी लाइन लेऊँ, दूसरे कलर की लाइन लेऊँ एक, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रेड कलर की लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने रेड कलर की लाइन ले ली। तो जो ये रेड लाइन मैं खींच रहा हूँ ना मित्रों, ये रेड लाइन तो जा रही है कहाँ से, समुद्र है। इस रेड लाइन के साइड में सी है, ओशियन है, समुद्र है। तो जो ये रेड लाइन है, इसकी लंबाई हम नापेंगे तो इसको बोलते हैं कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन उसको बोलते हैं जिसके आगे समुद्र चालू हो जाए, ठीक है। तो इतना इतना हिस्से में भारत के आगे समुद्र चालू हो जाता है, सी चालू हो जाता है, तो इसकी लंबाई जो है वो 7,516। और इस कोस्ट लाइन में हमने ये अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड का भी हिस्सा हमने लिया है, ठीक है। लेकिन जो लैंड बॉर्डर है भारत की, वो कितनी है, जो पीली वाली लाइन दिख रही है ना आपको, वो पीली वाली लाइन वो है जहाँ पे आगे समुद्र चालू नहीं होता। अब इस लाइन के आगे आप देखोगे तो इधर पाकिस्तान की जमीन चालू हो गई, इधर चाइना की, नेपाल की जमीन चालू हो गई, ठीक है। इधर भूटान की जमीन चालू हो गई, चाइना की जमीन चालू हो गई, इधर म्यांमार की जमीन चालू हो गई, इधर बांग्लादेश की जमीन चालू हो गई। तो इधर इसके आगे समुद्र नहीं है। तो इसकी जो है वो 15,200 किलोमीटर लंबाई है। तो समझ गए अब लैंड बाउंड्री क्या है और कोस्ट लाइन क्या है। कोस्ट लाइन और लैंड बाउंड्री दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, हमको दोनों को अलग अलग को याद रखना पड़ेगा। तो मैंने बोला 15,200, 7,516, याद कर लो इसको। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। तो बोल रहा है कि साहब नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, देखो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है ना, ये भारत का नॉर्थ वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट हिस्सा कौन सा है, ये वाला हिस्सा जहाँ पे अभी आप पाकिस्तान देख रहे हो ना, इस साइड में, इस साइड को बोलते हैं हम नॉर्थ वेस्ट, है ना। तो ये नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा है। यहाँ पे देखो हिमालय के आपको ये पहाड़ दिखेंगे भारत में, है ना। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो इस साइड में भारत के इस हिस्से में भी देखोगे तो पहाड़ दिखेंगे, है ना। इधर आगे जाएंगे तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, यहाँ पे भी बहुत सारे पहाड़ दिखेंगे। तो भारत के इस हिस्से में सारे पहाड़ है। तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में भारत के पहाड़ है, यंग माउंटेन है। कौन से माउंटेन है, हिमालय के पहाड़ है, ठीक है। अच्छा, south of about 22° north latitude, it begins to taper and extend towards the Indian Ocean, dividing into two sea, the Arabian Sea and the west, and the Bay of Bengal in the east. तो क्या बोल रहा है ये कि 22 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड जो है, 22 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड जो है, उसके आगे भारत में है ना क्या चालू हो जाता है, सी चालू हो जाता है, सी, है ना। कौन कौन सा ओशन है, एक तो इंडियन ओशन है भारत का, भारत के कौन कौन से सागर है, एक तो इंडियन ओशन है और एक है बे ऑफ बंगाल। देखो इस साइड वाला जो है ना सागर भारत का, भारत के आप देखोगे क्योंकि भारत नीचे से चोंचदार है ना, तिकोना है। मैं इसके एक बार फोटो और खींच लेता हूँ ताकि मैं इस पर लिख के बता सकूँ। ठीक है, ये देखो भारत है चोंचदार। तो एक हिस्सा तो भारत का इस साइड का है ना, और एक हिस्सा भारत का इस साइड का है, ठीक है। तो इस साइड में जो है ना, इस साइड में तो अरेबियन सी है, इस साइड में बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है ना, बंगाल की खाड़ी है, अरेबियन सी है। और नीचे वाला जो हिस्सा है ना, नीचे वाला हिस्सा, उसको हम बोलते हैं इंडियन ओशन। क्या बोलते हैं, इंडियन ओशन, ठीक है। तो इस तरीके से भारत के आसपास के समुद्र का भी अलग अलग नाम है। ये अलग अलग नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये आपको दिख रहा है, आपने नक्शे में देखा, हम नक्शे में देख रहे हैं, छोटा सा हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। ये ओशन है, ये सागर है, बहुत बड़ा है। इस साइड का सागर देखोगे, इस साइड का सागर देखोगे, वो भी बहुत बड़ा है, इस साइड का बहुत बड़ा, नीचे वाला भी बहुत बड़ा है। तो इतने बड़े सागर में कोई अगर आ रहा है, जा रहा है, तो उसको कैसे पता चलेगा मैं कहाँ पे हूँ। तो अलग अलग नाम दे दी ताकि अगर कोई बोले कि मैं अरेबियन सी में, हमें पता चल जाए कि वो इस साइड में। कोई बोले मैं बे ऑफ बंगाल में हूँ, तो हमें पता चल जाए इस साइड में। और कोई ये पूरा का पूरा मिला के जो है ना, उसको इंडियन ओशन बोलते हैं, आसपास के सागर को। लेकिन ये लोकल नाम दिए हुए बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, ये भी इंडियन ओशन की पार्ट है, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं। ओके, ये बोल रहा है कि साहब लेटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री। तो भारत की जो लंबाई और चौड़ाई है ना, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई तो हम नापते हैं, भारत की जो लंबाई इस तरीके से होती है वो नापते हैं हम लेटीट्यूड के हिसाब से, और चौड़ाई नापते हैं हम लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, है ना, लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। ये चौड़ाई जो होगी यहाँ से लेके इस साइड से लेके इस साइड तक, वेस्ट से ईस्ट की तो चौड़ाई हो गई, नॉर्थ से साउथ की लंबाई हो गई। तो इन दोनों की अगर हम लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंट निकालें तो वो 30 डिग्री निकल के आता है। कितना निकल के आता है, अबाउट। अबाउट का मतलब एकदम पक्का 30 डिग्री नहीं है, 30 डिग्री के आसपास है, तो इसने अबाउट लिख दिया, यानी कि 30 डिग्री के आसपास, लगभग 30 डिग्री निकल के आता है। ये होने के बावजूद भी भारत की जो है
चौड़ाई कम है और लंबाई ज़्यादा है। यानी भारत की, हमने भारत का नक्शा देखा, ये जो है ना, ये वाला लंबाई, ये लंबाई, मैं दूसरी लाइन ले लूँ, रेड लाइन ले लूँ, ये लंबाई जो है ना रेड वाली, वो इस चौड़ाई से ज़्यादा है। ये चौड़ाई जो है ना इससे ज़्यादा है और दिख भी रही है ना। ये मेरे नक्शे में हो सकता ना दिखे, लेकिन ओरिजिनलिटी में ये जो लंबाई है भारत की, ये ज़्यादा है और चौड़ाई कम है, किलोमीटर में देखेंगे तो, है ना। ठीक है, अच्छा, ये याद रखना है चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें। मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ भाई, हर में एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। वो ऐसे लिख देगा कि भारत की जो है लंबाई वो कम है और चौड़ाई ज़्यादा है। अगर ऐसे आपने उसको टिक कर दिया कि हाँ ये सही स्टेटमेंट, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो एक एक स्टेटमेंट यहाँ पे याद करने वाला है। ये बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन इसमें डाटा भर भर के भाई साहब, और इस पूरे पूरे चैप्टर को आपको याद करना पड़ेगा। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देर इज अ टाइम लेग ऑफ 2 hours. Hence, time along the standard meridian of India, 82.3 degree passing through Mirzapur in Uttar Pradesh, is taken as the standard time for the whole country. The latitudinal extent influences the duration of the day and night as one moves from the south to north. क्या बोल रही है कि भारत में जो लास्ट कोने हमने देखे थे, ये तो भारत का ईस्टर्न लास्ट कोना है। कौन सा? ये अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे ईस्टर्न लास्ट कोना है ना, यहाँ तक भारत जाता है। और इधर हम देखें तो गुजरात में लास्ट कोना है भारत का। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में टाइम का जो डिफरेंस देखेंगे ना, इन दोनों के बीच में टाइम का जो डिफरेंस है वो 2 घंटे का है। 2 घंटे का मतलब क्या कि धरती यूं घूम रही है, ठीक है, यूं घूम रही है, और यहाँ पे मान लो सूरज टिका हुआ है, धरती घूम रही है यूं, और सूर्य देव जो है हमारे वो यहाँ पे चमक रहे हैं। ठीक है, चमक रहे हैं। अब धरती यूं घूम रही है तो ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, ये सूरज के पास पहले जाएगा। ठीक है, इस हिस्से का नंबर बाद में आएगा, क्योंकि धरती ऐसे घूमती रहेगी, फिर ये वाला हिस्सा सूरज के सामने आएगा। तो ये वाले हिस्से सूरज के सामने जिस टाइम पे आता है, उसके बाद ये वाले हिस्से के सामने सूरज जब आता है, उसमें 2 घंटे लगते हैं सूरज को वहां तक पहुंचने में, है ना। क्योंकि 30 डिग्री का बताया था कि एक्सटेंट है किसका, लॉन्गिट्यूड का। कितना है? 30 डिग्री। हमने देखा था ना अभी, अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री बताया था। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि सूरज को 15 डिग्री पार करने में 1 घंटा लगता है। तो 30 डिग्री पार करने में कितना लगेगा? कोई ज़्यादा सी सेट नहीं है इसमें, सिर्फ हम आराम से निकाल सकते हैं, 2 घंटे लगेंगे। तो इस टाइम में और इस टाइम में सूरज के हिसाब से देखें तो 2 घंटे का फर्क है। तो भाई 2 घंटे का फर्क अगर हम सूरज के हिसाब से टाइम पूरे देश का मानेंगे, तो मान लो यहाँ पे 6 बज रही है, 6 AM हो रही है, तो यहाँ पे तो 4 AM ही हो रही होगी, है ना। अभी कोई ट्रेन यहाँ से चल के यहाँ पे आ रही है मान लो, तो वो बोलेगा भाई ट्रेन कितनी बजे चली तुम्हारी? वो बोलेगा 6 AM पे चली, है ना। अब ये तो 6 AM अपना बताएगा, लेकिन उस टाइम इसके तो 4 AM ही हो रही थी। तो ये अपना 6 AM अगर मान लेगा तो उस हिसाब से टाइम गलत हो जाएगा। मान लो वो ट्रेन यहाँ पे पहुंचने वाली है 2 घंटे में, प्लेन चला यहाँ से हवाई जहाज, वो पहुंचने वाला 2 घंटे में। अब ये मानेगा कि भाई इसने 6 बजे बताया, तो इसका तो 2 घंटे बाद बजेंगे। ये जब उठ के जाएगा कि भाई हाँ अभी तो हवाई जहाज चला होगा, मैं तो 2 घंटे बाद जाता हूँ, उतने टाइम में तो हवाई जहाज यहाँ पे उतर चुका होगा, है ना। तो ये इसकी जो फ्लाइट है वो छूट जाएगी। तो ऐसे अलग दो हम टाइम रखेंगे, 2-2 घंटे वाले गैप वाले अलग अलग टाइम रखेंगे, तो उससे हमारा काम नहीं चलेगा। जो प्लेन चलते हैं, ट्रेन चलते हैं, उनके टाइम सारे बिगड़ जाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने बोला नहीं तो एकदम इस कोने को लेते हैं, ना एकदम इस कोने को लेते हैं, बीच में से एक लाइन खींच देते हैं हम, है ना। बीच में से एक लाइन खींच देते हैं और हम मान लेते हैं पूरे भारत में उसी लाइन के ऊपर जब सूरज आएगा ना, उस टाइम हम मानेंगे कि पूरे भारत में 12 बजी हुई है ना। इस लाइन के ऊपर जब सूरज आएगा उसको मानेंगे कि ये पूरे भारत में 12 बजी हुई है। इस लाइन का नाम क्या है? 82.5 डिग्री। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड मेरिडियन, ऐसे हम बोलते हैं। स्टैंडर्ड मेरिडियन का मतलब होता है मानक मध्यांश रेखा, है ना। मानक मध्यांश रेखा मतलब कि ये जो रेखा है वो भारत को 2 हिस्सों में, भारत के बीचों बीच से गुजरती है। और इस रेखा पे जब सूरज आता है ऊपर ही ऊपर, तब हम मानते हैं पूरे भारत में 12 बजे, और हमारा टाइम इसी के हिसाब से निर्धारित किया जाता है। और इस रेखा को, इस स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है, इस स्टैंडर्ड मेरिडियन के टाइम को ही पूरे देश का टाइम माना जाता है। ओके, अच्छा, चलो आगे चलते हैं। अब आगे है अपना इंडिया एंड द वर्ल्ड, यानी भारत की तुलना की गई है पूरे के पूरे संसार से। संसार से हमारे देश की तुलना हम भी कर लेते हैं, मजा आएगा आपको देख के कि हमारा देश भारत दुनिया में कहाँ कहाँ आता है, किस किस क्षेत्र में आगे है, किस किस क्षेत्र में पीछे है। द इंडियन लैंड मास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। तो क्या बोल रहा है ये कि एशिया जो है, एशिया कौन सा है? देखो ये जो है ना, ये आप देख पा रहे हो, ये जो कौन सा कलर है, मुझे कलरों की इतनी पहचान नहीं है, लेकिन मुझे ये लाल लाल सा दिख रहा है। बाकी एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता कौन सा कलर है। ये जो ये इस कलर की बात कर रहा हूँ मैं ना, ये रेड रेड सा दिख रहा है मुझे। तो ये एशिया है पूरा, है ना। अब इंडिया क्या है? इंडिया देखो इस एशिया के आपको सेंटर में दिखेगा। ये यहाँ से मान लो एशिया चालू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो इसके देखो एकदम बीच में ये लाइन खींचो तो बीच में से आती है ना ये, तो बीच में दिखेगा इंडिया। लेकिन ये नॉर्थ है, तो इंडिया इसके साउथ हिस्से में, साउथ के पार्ट में है, काय में? दक्षिण में, एशिया के दक्षिण में। तो वही लिखा है इसने, क्या लिखा है कि इंडिया हैज सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। तो ये हो गया ईस्ट एशिया अपना, ये वाला हो गया ईस्ट एशिया, और ये हो गया वेस्ट एशिया। इसके बीच में सेंटर में कौन है? हमारा भारत। ओके,
इंडिया इज ए साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। साउथवर्ड एक्सटेंशन क्या है कि भाई देखो एशिया पूरा ये है और इस एशिया के साउथवर्ड यानी कि दक्षिणी हिस्से में भारत है, ठीक है। और भारत भी एशिया का ही हिस्सा है। हमने भारत को अलग कलर इसलिए दे दिया क्योंकि हम भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये पूरे के पूरे एशिया में भारत भी शामिल है, ये इससे अलग नहीं है। ओके, द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India। तो क्या बोल रहा है ये कि जो ओशियन रूट है ना, ओशियन रूट देखो, ये देखो, ये जो ओशियन रूट है ये पूरा समुद्र है। तो कोई यूरोप से आएगा तो कैसे आएगा वो, मान लो यूरोप से आएगा तो इधर से आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, फिर यहाँ से घूम के भारत के पास से होकर उसको इधर जाना होगा तो यहीं से जा सकता है। तो भाई पूरे इस ओशियन रूट के बीच में जो है ना भारत है, तो इसलिए भारत की ये पोजीशन बड़ी ही मजबूत बन जाती है। आप बताओ एक बात कि कोई हाईवे निकलता है, उस हाईवे के बीच में आपका घर है तो घर की वैल्यू बढ़ जाती नहीं बढ़ जाती? तो ये मान लो एक ओशियन का, समुद्र का एक बड़ा हाईवे है और इस हाईवे के बीचों बीच भारत है, तो भारत की वैल्यू इस वजह से बढ़ जाती है। तो ये स्ट्रेटेजिक पोजीशन बोलते हैं इसको हम, अगर थोड़े बढ़िया शब्दों में बोले तो क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजिक पोजीशन, रणनीतिक पोजीशन। नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close connect with West Asia, Africa, Europe from the western coast, and with Southeast and East Asia from the eastern coast. No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed, it is India's eminent position in the Indian Ocean which justify the naming of an ocean after it। तो देखो ये नीचे वाला जो ये समुद्र है ना, जो मैंने बताया था ना अभी, इसको इंडियन ओशन बोलते हैं। तो भारत के नीचे जो सारा ये समुद्र है इसको इंडियन ओशन बोलते हैं। और भारत ही दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पे एक पूरे समुद्र का, एक सागर का नाम रखा गया है। ओशियन जो होता है ना, देखो दो शब्द होते हैं, एक तो होता है ओशियन, OCEAN, और एक होता है सी। ये दोनों एक जैसे शब्द नहीं होते। सी थोड़ी छोटे जगह को बोलते हैं, छोटी जगह का पानी को बोलते हैं सी, और बहुत बड़े जगह में पानी फैला हो उसको बोलते हैं ओशन। ओशन सबसे बड़ा होता है। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है इसको इंडियन ओशन बोलते हैं, यानी इतने बड़े एरिया का नाम एक देश पे, कौन से देश पे? इंडिया पे। क्यों? क्योंकि इस जगह वाली इंडियन ओशन में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसकी कोस्ट लाइन सबसे बड़ी है। हमने देखा था ना अभी, कितनी थी? 7,516 किलोमीटर भारत की टोटल कोस्ट लाइन है, इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड। तो भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसकी इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है। तो भारत की यहाँ पे पोजीशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और उसी वजह से इस इंडियन ओशन का नाम भारत के नाम पे रखा गया है। ठीक है, अच्छा ठीक, बुक ही खुली हुई है, सॉरी, हो गया ये? अच्छा जी। अब हमने बोला था ना कि भारत का जो नाम, भारत का जो नंबर आता है वो आता है कितने नंबर पे? 7वें नंबर पे, है ना? कि सबसे, दुनिया के सबसे बड़े जो देश हैं उन देशों में 7वें नंबर पे भारत का नाम आता है। तो पहला सबसे बड़ा पहले नंबर पे कौन आता है? कौन सा ऐसा देश है जो पहले नंबर पे आता है? दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो है रसिया। रसिया। अगर रसिया मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे मैप में, तो देखो ये जो है ना, ये जो आपको पर्पल कलर में दिख रहा है ना, पर्पल कलर में, पर्पल कलर में लगभग लगभग यहाँ पे बहुत बड़े हिस्से में, ये सबसे बड़े हिस्से में रसिया फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है? रसिया। रसिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है, और एशिया का भी सबसे बड़ा देश कौन सा है? रसिया। ठीक है, रूस। दूसरे नंबर पे आता है कनाडा। कनाडा कहाँ पे? कनाडा यहाँ पे देखो, ये नॉर्थ अमेरिकन पेनिनसुला है ना, तो इस नॉर्थ अमेरिकन में यहाँ पे इधर आता है कनाडा अपना, है ना। तो यहाँ पे कनाडा है, ये दूसरे नंबर पे आता है बड़े देशों में, बहुत बड़ी जमीन है इनके पास में। और तीसरे नंबर पे आता है यूएसए। तो यूएसए कनाडा के जस्ट नीचे, कनाडा के जस्ट नीचे और मैक्सिको के जस्ट ऊपर यहाँ पे आता है यूएसए। क्या आता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये तीसरे नंबर पे आता है सबसे बड़े देश में, ये याद करनी पड़ेगी। चौथे नंबर पे आता है चाइना। तो चाइना हमारा भाई, चाइना 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 चाइना, हमने देखा ना, चाइना भारत के जस्ट ऊपर, यहाँ पे भारत के ऊपर, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ तक चाइना फैला हुआ है ना। तो ये चाइना आता है, ये आता है कितने नंबर पे? चौथे नंबर पे। ठीक है, पांचवें नंबर पर आता है ब्राजील। ब्राजील देश पांचवें नंबर पर आता है, दुनिया का सबसे बड़ा पांचवा देश है ब्राजील, जो कि यहाँ पे इस जगह पे हमको देखने को मिलेगा। क्या? ब्राजील, साउथ अमेरिका में। और उसके अलावा छठे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हमको दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया तो एकदम अलग अलग थलग पड़ा है, देखो ये रहा यहाँ पे, ये है ऑस्ट्रेलिया। तो ये कितने नंबर पे आता है? छठे नंबर पे। और सातवें नंबर पे आता है हमारा प्यारा भारत। तो भारत दुनिया के बड़े देशों में 7वें नंबर पे आता है। और ये लिस्ट आप जरूर याद कर लेना, रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। मेरे साथ याद कर लो दोबारा, फिर मुझे नहीं पता तुम घर पे जाके पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे। रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। 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 रसिया, कनाडा, यूएसए। रसिया हमारे ऊपर वाला सबसे पहले तो आएगा, है ना। उसके बाद कनाडा, नॉर्थ अमेरिका में कनाडा ऊपर वाला है, उसके नीचे यूएसए, है ना। तो रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। एक और बन सकता है क्वेश्चन इसमें, जो मेरे ख्याल से किसी ने नहीं बनाया होगा, कि दुनिया के 7 बड़े देशों में, दुनिया के टॉप बड़े देशों में, है ना, 7 टॉप बड़े देशों में कितने देश
एशिया में आते हैं, है ना। अगर ये पूछे कि कितने देश दुनिया के 7 टॉप बड़े देशों में एशिया में आते हैं, तो 3 देश ऐसे हैं जो एशिया में आते हैं। कौन कौन से हैं? एक चाइना है, एक रशिया है और एक इंडिया, ठीक है। रशिया थोड़ा सा यूरोप में भी आता है, लेकिन एशिया में भी आता है। अब ये आ गया हमारे भारत का चित्र। तो हमने देखा था कि भारत का जो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट हमने देखा था, तो हमने बताया था, मैंने अभी जब आपको लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट के बारे में बताया था, तो मैंने बताया था कि 8 4 से 37 6, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का क्या है, भारत का लेटीट्यूडनल एक्सटेंट है। और मैंने बताया था आपको कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक क्या है, ये है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो देखो लेटीट्यूड किसको बोलते हैं, लेटीवी लाइन को, जो ऐसे आरडी लाइन होती है ना, तो ऊपर से देखो ये लाइनें निकल रही है ना, ये लाइनें निकल रही है इस तरीके से, एक भारत के जस्ट जहां भारत खत्म होता है ना, वहां से भी एक लाइन यूं निकलती है, तो उस लाइन का नाम है 37 डिग्री 6 मिनट, है ना, 37 डिग्री 6 मिनट उस लाइन का नाम है। और नीचे से भी भारत की एक लाइन निकलती है, उसका नाम है 8 डिग्री 4 मिनट, है ना, ये 8 डिग्री 4 मिनट हो गई। तो भारत चालू होता है 8 डिग्री 4 मिनट, जो कि कन्याकुमारी का लास्ट पॉइंट है, और ऊपर जाता है एकदम 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। कहां तक जाता है? 37 डिग्री 6 मिनट तक, ओके। उसके अलावा अगर ये खड़ी लाइनों की बात करूं, देखो ये खड़ी लाइन दिख रही है तुमको, इनको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड, है ना। लॉन्ग क्या होता है? लॉन्ग कब होता है इंसान? जब वो खड़ा रहता है ना। तो यहां से जो भारत के एकदम लास्ट कोने से ईस्ट में निकलता है, वो तो निकलता है 97 डिग्री 25 मिनट का लॉन्गिट्यूड। और इधर गुजरात के हिस्से से जो लास्ट निकलता है, जो भारत का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, पश्चिमी एकदम सुदूर पश्चिमी हिस्सा, लास्ट पश्चिमी हिस्सा भारत का, वहां से निकलता है 68 डिग्री 7 मिनट का लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो याद रखना पड़ेगा। 8 4 से 37 6, 68 60 से 57 25, 8 7 से 37 6, 68 7 से 8 4 से 37 6, 68 7 से 97 25, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, और 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट, ये है भारत का विस्तार, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। अब ये जो है, ये आप देखो देखो फालतू की चीज दी हुई है, इंटरनेशनल हाईवे और वो सब चीजें दी हुई, ये पूछेगा नहीं कोई भी एग्जाम में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। India's contact with the world have continued through ages, but her relationship through the land routes are much older than her maritime contacts. The various passes across the mountain in the north have provided passes to the ancient travelers, while the ocean restricted such interaction for a long time. ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये कि भाई भारत का जो है, भारत के आपने सुना होगा कि अंग्रेजों ने भारत की खोज की, है ना, जो वास्को डिगामा ने भारत की खोज की, ये की वो की। तो भारत कहीं खो गया था क्या? भारत कहीं खो गया था क्या कि वास्को डिगामा उसकी खोज करने के लिए आया? नहीं, भारत कहीं भी नहीं खोआ था, भारत वहीं था। भारत के बारे में दुनिया के सारे देश पहले से जानते थे, और दुनिया के बहुत सारे देशों से लोग भारत में पहले ऑलरेडी आ चुके थे, हजारों सालों से आ रहे थे। तो फिर उसने भारत की खोज कैसे की? तो देखो, पहले जो लोग आते थे ना भारत में, वो आते थे लैंड रूट से। लैंड रूट का मतलब क्या होगा कि हमने जो भारत का मैप देखा था अभी ऊपर, ये रहा मैप, ठीक है। तो आप ये मैप देखोगे भारत का, तो देखो ये जमीन है, ये जहाँ पे नीला नीला दिख रहा है आपको, लाइट ब्लू दिख रहा है, ये तो है सारा पानी। और ऊपर जहाँ पे भी आपको कलर दिख रहा है डार्क, वो सारी जमीन है। तो देखो ऊपर से तो कोई भी आना चाहे तो जमीन से चल चल के भारत में आ सकता है, ठीक है। इधर से भी आ सकता है ना, इधर से भी आ सकता है, किधर से भी आ सकता है। अफ्रीका से भी आना चाहेगा कोई तो इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, ठीक है, आना चाहे आ सकता है। लेकिन समुद्र से, समुद्र के रास्ते से भारत में आने का रूट लोगों को नहीं पता था। तो जो अंग्रेजों ने खोजा था वो समुद्र के रास्ते से, यूं अफ्रीका का चक्कर काट के वो आए थे, ये रूट खोजा था। पहले से भी अंग्रेज आ रहे थे भारत में, लेकिन वो पहले जमीन से आते थे, ठीक है। फिर जमीन से आने में प्रॉब्लम होने लगे कुछ, क्योंकि यहाँ पे लोगों के शासन बदल गए, राजा बदल गए, तो वो टैक्स ज्यादा लेने लगे उनसे। अंग्रेज उनको टैक्स देना नहीं चाहते थे, इसलिए वो कुछ अलग रास्ता चाहते थे जहां से वो बिना टैक्स दिए सामान लेके भारत से जा सके। तो भारत में क्या है, यहाँ पे ऊपर की साइड में नॉर्थ में देखोगे ना, तो नॉर्थ में माउंटेन है। कौन से माउंटेन है? हिमालय के माउंटेन है, हिमालय के पहाड़ है। अब पहाड़ बहुत ऊंचे हैं, माउंटेन, भारत के जो हिमालय माउंटेन है बहुत ज्यादा ऊंचे हैं। उन पे चढ़ के ऊपर जाके फिर नीचे उतरना ये संभव नहीं है, इस तरीके से भारत में आना संभव नहीं है। तो फिर कैसे आते थे इधर से वो? तो भाई ये जो पहाड़ है ना, इनके बीच में क्या होता है, कई कई जगह पे थोड़ी जगह बची है, गैप है। यानी मान लो ये पहाड़ है, देखो गैप क्या बोलते हैं, ये मान लो ये हिमालय का पहाड़ है, ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, व्हाइट ले लूँ क्या मैं? ले लो भाई, ये पहाड़ है हिमालय का, ठीक है, ये पहाड़ है। अब एक तो ये होगा कि जैसे पहाड़ ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे बड़ा बड़ा पहाड़ है, और ये नीचे जमीन है, बीच में कोई गैप नहीं हो, तो भाई इस पहाड़ के ऊपर चढ़ के फिर उधर से उतरना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत ऊंचा पहाड़ है। लेकिन हिमालय में क्या सिस्टम है कि बहुत सारी जगह पे हिमालय में यूं ऊंचे ऊंचे तो पहाड़ है, लेकिन कई जगह पहाड़ एकदम नीचा है, और फिर यहाँ से फिर से चालू हो गया, फिर चालू हो गया। तो ये जो बीच वाला हिस्सा रहेगा ना, जहाँ पे पहाड़ नीचा जमीन के बराबर है, इसको बोलेंगे हम पास। पास, पास, माउंटेन पास, हिंदी में बोलते हैं इसको दर्रे। क्यों? क्योंकि इससे आदमी पास हो सकता है, यानी उस माउंटेन को आदमी पास नहीं कर सकता था। पास का मतलब ये नहीं कि एग्जाम दी पास हो गया, नहीं, पास का मतलब गुजरना। तो उस पहाड़ से आदमी नहीं गुजर पाता था, क्योंकि बहुत ऊंचा है।
लेकिन कई जगह पे पहाड़ में क्या हुआ, बने इस तरीके से पहाड़ कि यहाँ पे या नदियों ने काट दिया होगा या फिर किसी भी तरीके से यहाँ पे पहाड़ के बीच में एक जगह है, गैप है, जिस गैप से निकल के इंसान जा सकता है, लोग जा सकते हैं, वहां से पास हो सकते हैं वो, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं माउंटेन पास, दर्रे। तो हिमालय में ऐसे बहुत सारे पासेज है, बहुत सारे दर्रे हैं जिनसे लोग दूसरे देशों से भारत में आ सकते हैं उन दर्रों के द्वारा। अगर वो दर्रे नहीं होते तो भारत में लोग कोई भी नहीं आ पाता, है ना, भारत में कोई भी नहीं आ पाता, और भारत की हिस्ट्री एकदम अलग होती, क्योंकि अगर माउंटेन पास हिमालय में नहीं होते तो जो विदेशी मुसलमान जो शासक आए थे, मुसलमान जो जिन्होंने हमला किया था, भारत को लूटा था, वो नहीं आ पाते, तो वो इन दर्रों से आए थे। तो इन दरों से वो भी आए थे और इन दरों से वो व्यापारी भी आते थे जो भारत में व्यापार करना चाहते थे, ठीक है। तो इस तरीके से भारत जमीन से तो बहुत हजारों सालों से दूसरे देशों के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन जो ओशियन रूट है भारत का, यानी कि जो समुद्र वाला रूट है, वो लोगों को नहीं पता था, वो खोजा था अंग्रेजों ने, पुर्तगालियों ने खोजा था, है ना। सबसे पहले किसने खोजा था? वास्को डिगामा ने। वो कहाँ का था? वो पुर्तगाल का था, है ना, पोर्तुगीज सेलर था वो, ठीक है। अच्छा, These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient time। तो जो लैंड रूट है, यानी जमीनी जो रूट है, वहां से बहुत पहले से लोग आ रहे थे। तो उनके, क्योंकि लोग अगर आते हैं कहीं पे भी, कहीं मान लो दूसरे देश से बहुत दूर से लोग आ रहे हैं, तो ना सिर्फ वो अपने साथ कोई सामान लाते हैं, बल्कि वो कुछ आइडिया भी लाते हैं, यानी वहाँ की कल्चर कैसा है, वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ का रहन सहन कैसा है। जैसे हमारे भी कोई अंग्रेज अगर घूमने आता है गाँव में, शहर में, तो हम उनको देखते हैं कि वो कैसे कपड़े पहनते हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं, हम समझते हैं उनके देश में कैसा सिस्टम चलता है। तो उनका कल्चर हमारे पास आता है चल के, वो अपना कल्चर भी अपने साथ लेके आते हैं। तो वो लोग जो आए, वो ना सिर्फ उन्होंने सामान लेके आए, ना सिर्फ चीजें लेके आए, ना सिर्फ व्यापार किया, बल्कि अपना कल्चर भी यहाँ पे लाए। तो उससे क्या हुआ, बहुत पुराने समय से ही भारत में आइडिया और एक्सचेंज और कमोडिटी, यानी लोगों के आइडिया, उनके विचार, उनका कल्चर, और जो वो सामान लेके आते थे यहाँ पर, फिर भारत से सामान खरीद के ले जाते थे, उसका एक्सचेंज चालू था, ठीक है। The idea of Upanishad and Ramayana, the stories of Panchtantra, the Indian numerals and the decimal system thus could reach many part of the world। तो हमारी जो उपनिषद की जो ज्ञान है, जो रामायण और महाभारत का ज्ञान है, जो हमारे पंचतंत्र का ज्ञान है, जो हमारे डेसिमल सिस्टम है, और हमारे भारत में पहले से बहुत हजारों साल पहले से हमारे जो है गणित का बहुत विकास था, गणित बहुत हमारी यहाँ पे विकसित थी। अंग्रेजों के देशों में जब अनपढ़ लोग रहा करते थे, हमारे यहाँ पे कॉलेजें चला करती थी, यूनिवर्सिटी चला करती थी, भारत बहुत विकसित था। तो ये सारा जो हमारा ज्ञान था, ये भी वो लोग जो आते थे, वो ज्ञान भी साथ में लेके जाते थे, किताबें लेके जाते थे, लोगों से सीख के जाते थे। तो ये भी हमने पूरी दुनिया में फैलाया लैंड रूट के द्वारा, है ना, जमीन के रूट के द्वारा, क्योंकि समुद्र वाला रूट तो लोगों को उस टाइम पे पता भी नहीं था, और इतनी दूर आने की कोई की औकात भी नहीं थी, हिम्मत भी नहीं थी। The species muslin and other merchandise were taken from India to different countries. On the other hand, the influence of Greek sculptures and the architectural styles of dome and minarets from West Asia can be seen in the different part of country। तो उन्होंने हमारे आइडिया लेके गए, हमारे भारत से वो सामान खरीद के लेके गए, लेकिन उनके भी कुछ आइडिया हमारे भारत में आए। वो जैसे बिल्डिंगें बनाते थे, यूरोपियन जैसे बिल्डिंगें बनाते थे, वैसे डोम जो ऐसे गुंबद आता है ना, गुंबद, तो ये बोलते हैं लोग कि गुंबद वाली उधर से आई भी है ये स्टाइल, है ना। तो हमने भी उनकी कुछ स्टाइल ली, उन्होंने हमें भी बताया कि हमारे ऐसे मकान बनते हैं, आप भी बनाना चाहोगे? देखो, हम कोई मान लो ऐसा आया होगा जो वहाँ पे मकान बनाता होगा, अगर वो घूमने आया होगा तो उसने बोला होगा कि मैं वहाँ मकान बनाता हूँ, आपका भी बना दो एक दो। तो यहाँ पे किसी ने बनवाया होगा, फिर लोगों को अच्छा लगा होगा, तो लोगों ने और कॉपी किया होगा, तो वो भी फैले। तो हमारे आइडिया उनके पास गए, उनके आइडिया हमारे पास आते रहे बहुत पहले से। लेकिन फिर पुर्तगालियों ने बाद में पहली बार क्या खोजा था? भारत का जो समुद्र से रास्ता था वो खोजा था, ठीक है। इंडिया के नेबर, इंडिया के पड़ोसी, हम हमारे घर में जहाँ पे भी रहते हैं, हमको सबसे पहली चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे पड़ोसी कौन है। वो हमको पता होता ही है। ऐसा बहुत कम होगा कि आप कहीं पे बहुत सालों से रह रहे हो और आपको पता नहीं आपका पड़ोसी कौन है। हालांकि शहरों में, फ्लैटों में ये होता है कि आपके पड़ोस में कौन रह रहा है, कोई को नहीं पता होता। लेकिन नॉर्मली गाँव में और छोटे शहरों में ये पता होता है कि हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है। तो हमारा पूरा एक देश, हमारा एक घर है, उस घर के पड़ोस में कौन कौन है, तो वो देखते हैं। चलो हम, इंडिया ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। भारत साउथ एशिया में आता है, क्यों होता है मैंने बता चुका। एशिया जो पूरा मान लो ये पूरा एशिया है, ये पूरा एशिया है, तो भारत एशिया के यहाँ पे आता है, ठीक है, यहाँ पे आता है, तो भारत साउथ एशिया में आता है, ओके। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरी। ये बदल चुका है अभी, है ना। तो भारत में कितनी स्टेट है? स्टेट तो 28 है, यूनियन टेरिटरी का देखो कैलकुलेशन में, अभी मैं एक बार एग्जैक्ट तुमको बताता हूँ। नो थैंक्स। हाउ मैनी एंड यूटी इन इंडिया, ये बदल भी सकता है। जो अभी आप देख रहे हो ना, ये हो सकता है, क्या मैंने गलत लिख दिया क्या कुछ? 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी। तो इसमें क्या चेंज करना है आपको इस बुक में ये चेंज करना है आपको कि ये जो 9 यूनियन टेरिटरी ना, इसको हटा देना, क्योंकि 2 यूनियन टेरिटरी को मर्ज कर दिया गया था, है ना। 2 यूनियन टेरिटरी अलग अलग थी, उनको मिला के एक ही बना दिया गया था। तो अभी भारत में 28 यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन ये बदल भी सकता है। अगर मान लो इन फ्यूचर भारत सरकार को ये लगे कि जम्मू कश्मीर को हमें फिर से स्टेट बनाना है, अगर वो उसको स्टेट बनाते हैं तो ये चीज़ बदल जाएगी, और अगर नहीं बनाते तो कोई कुछ भी नहीं बदलेगा, ओके। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। तो भारत जो है
भारत जो है ये मान लो ये भारत है पूरा, ये पूरा भारत है। अब ज़्यादा वो मत देखना कि मैंने गलत समझा दिया। तो नॉर्थ वेस्ट जो है ना ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे तो भारत के कौन है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, ठीक है। चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ, यानी कि यहाँ पे इस जगह पे कौन है, चाइना, नेपाल और भूटान। चाइना, नेपाल और भूटान यहाँ पे, ये नॉर्थ में, यानी भारत का ये नॉर्थ हो गया ना। उत्तरी हिस्से में कौन है, चाइना, नेपाल, भूटान। नॉर्थ वेस्ट यानी कि इस हिस्से में कौन है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर चाइना, नेपाल, भूटान, ओके। और उसके बाद में म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट, और इस साइड में कौन है, यहाँ पे हमारे बांग्लादेश है और इस साइड में हमारे म्यांमार है, ठीक है। तो ये हमारे पड़ोसी हो गए, ठीक है। आवर सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्री, नेमली श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो देखो भारत के, अगर आप बोलो कि भारत से जो देश लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, यानी जो भारत की जमीन से जुड़े हुए हैं, तो वो कौन कौन से देश होंगे, वो सिर्फ ये होंगे, एक तो पाकिस्तान होगा, एक अफगानिस्तान होगा, एक होगा चाइना, चीन, नेपाल, भूटान, ठीक है, और म्यांमार और बांग्लादेश। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 देश ऐसे हैं जो भारत से लैंड बाउंड्री यानी कि जमीनी सीमा को छूते हैं। भारत की जमीन से, यानी भारत की जमीन से आप उनकी जमीन पे कूद सकते हो, जाने नहीं देंगे वो क्योंकि फौजी खड़े रहते हैं वहां पे, लेकिन कूद सकते हो आप, गाड़ी लेके भी जा सकते हो। तो ये तो 7 ऐसे देश है जो भारत से लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। लेकिन 2 ऐसे देश और है जो भारत के पड़ोसी है लेकिन लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करते। तो कौन है, एक तो मालदीव है और एक श्रीलंका है। मैं अगर आपको नक्शे में दिखाऊं, मैप में दिखाऊं, तो देखो ये है हमारा श्रीलंका, हमारा नहीं है, हमारे रामचंद्र भगवान ने इसको जीता था। लेकिन यहाँ श्रीलंका में देखोगे आप तो भारत और श्रीलंका की जमीन टच नहीं हो रही है। हाँ, राम सेतु जाता है यहाँ से, लेकिन वो राम जी ने बनाया है ना, लेकिन डायरेक्टली जमीन टच नहीं होती थी, है ना। उसके बीच में ये समुद्र है, तो इसलिए ये लैंड बाउंड्री डायरेक्ट शेयर नहीं कर रहा है, ये भारत की ओशियन बाउंड्री को शेयर कर रहा है। तो ये इसलिए हमारे कौन है, मेरी टाइम नेबर्स है। तो एक तो श्रीलंका हो गया, और एक यहाँ पे एक मिलेगा आपको मालदीव्स नाम का, छोटा सा, दिखेगा ही नहीं वो आपको, मुझे भी देखने में बड़ी समस्या होगी, दिख जाए तो। ये रहा, ये रहा मालदीव्स, है ना। तो मालदीव्स एक आइलैंड कंट्री है, ये हमारा पड़ोसी है भारत का। कहाँ पे आता है, भारत के साउथ में आता है, ठीक है। तो ये दोनों, इधर इस साइड में श्रीलंका है, इस साइड में श्रीलंका है, और इस साइड में मालदीव्स है। ये 2 भारत के एक्स्ट्रा पड़ोसी है जो कि भारत से डायरेक्ट जमीन को टच नहीं करते, लेकिन भारत की जो समुद्री सीमा है उसके पड़ोसी है, ठीक है। तो जमीनी अगर सीमा के पड़ोसी पूछे तो 7 है। कौन कौन से हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। और अगर टोटल पड़ोसी पूछे तो उसमें 2 और ऐड कर देना, एक श्रीलंका और एक मालदीव्स, जो कि हमारी समुद्री सीमा से जुड़े हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे देख लो, ये पाकिस्तान है, ठीक है, ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान कहाँ से लगाता है, देखो ये वाली यहाँ बाउंड्री अफगानिस्तान की थोड़ी सी हमारी लगती है, इसलिए अफगानिस्तान हमारा नेबर है, ठीक है। उसके बाद चीन, तिब्बत जो है, तिब्बत पे चीन ने कब्जा कर रखा है, तो हम मानते हैं कि चीन भी तिब्बत का ही भाग है, तो इसलिए चीन भी हमारा पड़ोसी हो गया। उसके अलावा बांग्लादेश यहाँ पे है और म्यांमार यहाँ पे है। तो इस तरीके से ये हो गए, ये भूटान हो गया और ये नेपाल हो गया। ये हमारे 7 पड़ोसी है, ठीक है। अब इनमें देखोगे सबसे बड़ा कौन है, चाइना है, सबसे बड़ा पड़ोसी कौन है, चाइना, ठीक। और यहाँ पे ये मालदीव्स है और ये श्रीलंका है, ये भी आपने देख लिया, ओके। Sri Lanka is separated from India by a narrow channel of sea formed by the Pak Strait and the Gulf of Mannar, while the Maldive Islands are situated to the south of the Lakshadweep Island. तो जो ये है ना, ये जो बीच में हिस्सा है ना श्रीलंका और भारत के बीच में, इसको बोलते हैं पाक स्टेट। पाक स्टेट, पाक का मतलब पाकिस्तान नहीं है, बल्कि इसकी स्पेलिंग देखो, पाक की PALK है, ठीक है। कहाँ पे, PALK स्ट्रेट। तो पूछे पाक स्ट्रेट कहाँ पे है, पाक स्ट्रेट किन किन 2 देशों को बांटती है, तो पाक स्ट्रेट जो है वो श्रीलंका और भारत को बांटती है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में क्या है, पाक स्ट्रेट है, ओके। किसके बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। और यहाँ पे जो लक्षद्वीप के साउथ में, ये लक्षद्वीप हमारे भारत का हिस्सा है, इसके साउथ में क्या है, मालदीव्स। तो मालदीव्स एक अलग देश है जो हमारा पड़ोसी है। अच्छा, इस मालदीव्स के साथ में हमारा अभी लफड़ा भी हो गया था। मालदीव्स वाले ने कुछ बोल दिया था भारत के बारे में, तो भारत लोग के लोगों ने मालदीव्स को बॉयकॉट कर दिया था। यहाँ पे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है मालदीव में ना, जो एक समुद्र के आइलैंड है ये, तो वहाँ पे एकदम बढ़िया समुद्र की सीनरी दिखती है, बढ़िया होटल है वहाँ पे। तो भारत के लोग वहाँ घूमने वो जाते हैं, लेकिन उन्होंने भारत के बारे में जब गलत सलत बोला तो भारत के लोगों ने बोला कि ऐसी कराए मालदीव अपनी, हम तो नहीं जाएंगे, हम तो हमारे लक्षद्वीप में घूम लेंगे। तो अब यहाँ की सरकार घुटनों पर आ गई है, क्योंकि जब पैसा नहीं आएगा ना, घूमने लोग नहीं आएंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलता तो अपनी अकड़ सारी निकल जाती है, तो उनकी भी अकड़ सारी निकल गई और फिर वो बातचीत पे आ गए फिर से। India has a strong geographical and historical link with her neighbors. लुक एट द फिजिकल मैप। तो क्या बोल रहा है ये कि भाई क्योंकि ये हमारे पड़ोसी हैं, और पड़ोसियों के साथ आपको पता है आपके शहर में बहुत सारे घर होंगे, लेकिन आपके सबसे घनिष्ठ संबंध, जान पहचान वाले संबंध उन्हीं के साथ होंगे जो आपके पड़ोसी होंगे। तो क्योंकि ये हमारे पड़ोसी, तो हमारे इनसे बहुत पुराने टाइम से बढ़िया घनिष्ठ संबंध है, ऐसा ये बोल रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर मित्रों पूरा हो जाता है। इस चैप्टर में बहुत सारे डेटा है, बहुत ज़्यादा डेटा है जो याद करना ही पड़ेंगे। कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है कि आप उसको याद ना करो और आपके पार पड़ जाए। समझ में सब कुछ आ गया होगा, लेकिन याद नहीं करोगे। जैसे लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, लैंड बाउंड्री कितनी है, कौन कौन से पड़ोसी देश है, ठीक है। इंडिया जो है कौन से हेमिस्फीयर में आता है, किस साइड में आता है। अच्छा, हेमिस्फीयर में मैंने आपको ये तो बता दिया था
जब हमने देखा था धरती देखी थी गोल, उसका आधा हिस्सा किया था, मैंने बताया था उत्तरी भाग में आता है। लेकिन धरती गोल करने के बाद बीच में ये 0 डिग्री की लाइन खींचने के बाद एक लाइन हम यूं और खींचते हैं बीच में, है ना। तो ये इससे हम धरती को 4 भागों में बांटते हैं ना। तो इस भाग को तो हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, सॉरी, इसको तो बोलते हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, ये बोलते हैं साउथ वेस्टर्न पार्ट, और ये साउथ ईस्टर्न पार्ट। यानी उत्तरी पश्चिमी भाग धरती का, ये उत्तरी पूर्वी भाग धरती का, ये दक्षिणी पश्चिमी भाग धरती का, और ये दक्षिणी पूर्वी भाग धरती का। तो भारत अगर हेमिस्फीयर पूछो कि कौन से हेमिस्फीयर में आता है, तब तो हम बोलेंगे नर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है ना, नर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। लेकिन स्पेसिफिकली पूछो तो वो आता है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द वर्ल्ड, उसमें आता है कौन, हमारा भारत। अच्छा, तो ये चैप्टर हो गया पूरा। इसके सारे फैक्ट भाई साहब रट लेना, मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर इस वीडियो के और किसी वीडियो को नहीं मिलता, थोड़ी पुरानी वीडियो जो मेरी पॉलिटी की, उनमें देखोगे तो उनमें मिल जाएगा। मैं कई बार भूल जाता हूँ चल टेलीग्राम चैनल का लिंक डालना, तो उसमें जाके देखोगे तो सारी की सारी ये किताबें वहाँ से डाउनलोड करने को मिल जाएगी। मैं सारी की सारी डाल दूंगा और वहाँ से पढ़ लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऊपर नंबर 1 लिखा हुआ है, उसको दबा के सब्सक्राइब कर सकते हो। उधर जो है पूरी प्लेलिस्ट आ रही है, वहाँ पे सारी ज्योग्राफी की वीडियो मिल जाएगी। नीचे लाइक का बटन जरूर दबा देना और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।